चारगाफ नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स पर काम किया। और डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इनमें देखा कि प्यूरीन इक्वल टू पाइरिमिडिन होता है और A इक्वल टू T एंड G इक्वल टू C होता है। ये कॉन्सेप्ट चारगाफ ने बताया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ऐसा होता है। तो आज चारगाफ रूल के बेसिस पर ही हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी एप्लीकेबल है। इन सी आर्चिन डीएनए which is double stranded 17% of bases were shown to be cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to be present in this DNA are. तो बच्चे ध्यान से देखो, साइटोसिन है, साइटोसिन 70% है। अब हमें चारगाफ में क्या कहा था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है अगर, तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन भी होगा। वेरी गुड। और चारों मिलकर के A प्लस E प्लस G प्लस C मिलकर के डीएनए में कितना होंगे 100%। जहां G हमें पता है, C हमें पता चल गया है 17% तो टोटल 100 में से हमने इसको जब ऐसे किया तो AOT कितना हो जाएगा, AOT 66% हो जाएगा क्योंकि G और C कितने हैं 34% मिलकर के। 100 में से 34 माइनस करेंगे तो AT कितना हो जाएगा 66%, जिसमें से A भी रहेगा 33% और T भी रहेगा 33%। चारगाफ में यही कहा था कि प्यूरीन और पाइरिमिडिन बराबर होते हैं, AOT बराबर होता है और COC बराबर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा G17 A 33%, T 33%। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 3,400 के मतलब क्या होगा 1000 होगा नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। In this DNA, 700 molecules of adenine nitrogen bases are present. Find out number of other 3 nitrogen bases. तो क्या है 3.4। अच्छा इसमें एप्लीकेबल है चारगाफ रूल? हाँ एप्लीकेबल है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। वेरी गुड। 3,400 बेसिस मतलब 3.41 into 1000 3400। 3.4 के मतलब 3400 नाइट्रोजन बेसिस है। वेरी गुड, विजेंद्र ने सही बताया है। एडेनाइन जिसमें 700 है तो बताओ थाइमिन कितना होगा 700। अच्छा A प्लस B प्लस C प्लस G इक्वल कितना होगा 3400। अच्छा इसमें AOT कितना है 700 है, तो C और G को सबको मिला करके लिखेंगे तो 3400 में से माइनस कर दें 1400 तो C और G निकल आएगा। C और G कितना आ जाएगा 2000। ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो मुंह जबानी ही याद हो जाएगा कि 3400 में से 1400 गए तो C प्लस G 2000, उसमें से C 1000 G 1000, इस तरीके से हमें याद रहेगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितना A रहता है उतना T, जितना G रहता है उतना C, और सब मिलाकर के कितने होते हैं 100%। In a single stranded DNA, 20% thymine is present. Find out percentage of adenine. आप बताइए क्या होगा? नहीं, यही तो खेल है क्वेश्चन में। अदिति ने सही बताया है, नीरज ने भी सही बताया है। बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से सुनो।
राजशेखर ने भी सही बताया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो कि 20% ये तो 20% वो, क्योंकि चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। हम क्या बोलेंगे? कांट बी प्रेडिक्टेड, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। 20% थायमिन है तो क्या हुआ पता नहीं है कितना होगा, सबका परसेंटेज अलग अलग है। चलिए आगे, ये थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज को ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा A35 G20 C50 30 इट में भी, ये क्या है? डेटा दिया गया है, डेटा का एनालिसिस करिए। और इसको केतन ने बिल्कुल सही बताया है, कुलदीप ने सही बताया है, शगुन ने सही बताया है। प्रेडिक्ट करिए क्या होगा। मंगला ने सही बताया है, आंचल श्रेष्ठा ने सही बताया है, अदिति ने सही बताया है। देखो टी है तो पहले तो मैं बोलूंगा भाई टी है, तो टी तो डीएनए में ही होता है, आरएनए में होता ही नहीं है, तो टी आरएनए तो हो ही नहीं सकता है ना। फिर यहाँ पर एडेनाइन के बराबर थाइमिन कहाँ दिया हुआ है? 35 है, 30 है। जी के बराबर सी भी नहीं दिया हुआ है, तो डबल स्टैंडर्ड भी नहीं है। ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डी। ठीक है, तो इस तरीके से चारगाफ रूल के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मॉडल में क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। चारगाफ रूल की तरह ही एक और रूल होता है, रूल तो नहीं, एक रेशो होता है, जिस रेशो को बोलते हैं बेस रेशो। ये चारगाफ रूल की तरह ही होता है, मतलब तरह ही होता है, मतलब चारगाफ रूल लेंगे इसके तरह ही थोड़ा दिखता है। बेस रेशो, बेस रेशो का क्या होता है? 80/GC। बेस रेशो में क्या निकालेंगे? 80/GC करेंगे। चारगाफ रूल में क्या करते थे? चारगाफ रूल में प्यूरीन डिवाइडेड बाय पायरिमिडिन अगर लिखे तो इक्वल टू क्या आता था? 1 आता था ऑलवेज, किसी भी स्पीशीज के अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, हमेशा प्यूरीन डिवाइडेड बाय पायरिमिडिन करेंगे तो वैल्यू 1 आए। लेकिन बेस रेशो में ये नहीं बताया जा रहा, बेस रेशो में क्या बोला जा रहा है? 80/GC। 80 जो बेस पेयर होता है उसको GC बेस पेयर होता है, उसका यहाँ डिवीजन है, उसका रेशो है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा। चारगाफ रूल में क्या हो सकता था? C+T डिवाइडेड बाय A+G भी चारगाफ रूल ही था, इक्वल टू Y। या फिर चारगाफ रूल में हम ऐसा भी लिख सकते थे A+G इक्वल टू C+T, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है, ऊपर 80 रहेगा, नीचे GC रहेगा। 80/GC का जो रेशियो रहेगा वो कहलाएगा बेस रेशियो। और ये बेस रेशियो कांस्टेंट रहता है, स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी कर सकता है, लेकिन स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज, member of a same species have same type of base। ठीक है, जैसे समझे इधर ई कोले की हमने बात करी है, ई कोले की सेल ली, इस ई कोले में से डीएनए निकाला, बेस रेशो निकाला, तो मान लो वैल्यू 8.9। फिर हमने एक ई कोले की सेल और ली, उस ई कोले सेल में से भी हमने डीएनए निकाला, तो वैल्यू क्या आई? 0.9। फिर हमने उसी स्पीशीज का मेंबर एक और इक्वली लिया, फिर हमने डीएनए निकाला, 80 GC को काउंट किया, 80 बेस पेयर GC बेस पेयर को, वैल्यू क्या? 8.9। मतलब एक ही स्पीशीज के मेंबर के अंदर बेस रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन अगर हम मान लो हम स्पीशीज बदल दें और ह्यूमन की सेल ले लें, तो ह्यूमन की सेल के लिए ये वैल्यू बदल जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 1.5। आर्बिट्ररी वैल्यू है 1.5, लेकिन लगभग इतनी बराबर वैल्यू है, तो 1.55 वैल्यू ले लेना था। तो बेस रेशियो 1.5 तो ह्यूमन में जगह बदल गया। स्पीशीज टू स्पीशीज तो वेरी करता है, लेकिन विद इन अ स्पीशीज, मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशीज क्या रखते हैं? सेम टाइप का बेस रेशियो रखते हैं।
AT/GC constant for a given species, that is species specific। चलिए कैसे काउंट करेंगे? इस बेस रेशो के बेसिस पर ही डीएनए दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि जैसे मान लो कोई डीएनए है, ये डीएनए आपका, इस डीएनए के अंदर आपने काउंट किया 80 कितना है, तो आपने काउंट किया 83 है, और जीसी तो दो ही है, तो 80/GC अगर निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? बेस रेशो ऑफ, ऐसा डीएनए जिसमें 80 ज्यादा है और जीसी कम है, ऐसे डीएनए को हम क्या बोलेंगे? 80 टाइप डी। इन अ डीएनए इफ 80 इज मोर देन जीसी, देन इट इज नोन एज 80 टाइप डीएनए और 80 इज डी। तो ऐसा डीएनए को क्या बोलेंगे? 80 टाइप डीएनए या 80 डीएनए बोलेंगे। अच्छा, बेस रेशो निकालेंगे 80 टाइप डीएनए का, तो क्या होगा? अरे बेस रेशो में 80 ऊपर आता है, जीसी नीचे आता है। अब इस डीएनए में 80 ज्यादा है, जीसी कम है, तो डीएनए का बेस रेशो क्या हो जाएगा? मोर देन। अच्छा, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जहां पर जिसकी अगर डीएनए को निकाला जाए तो 80 और जीसी को काउंट किया जाए तो 80 ज्यादा होता है, जीसी कम होता है, या बेस रेशो मोर देन 1 होता है? तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है, ह्यूमन, मतलब यूकेरियोट्स। जो यूकेरियोटिक डीएनए होते हैं वो 80 टाइप डीएनए होते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों, अगर डीएनए है, ये डीएनए है, मान लो इस डीएनए आप काउंट करिए, जीसी का नंबर ज्यादा है, 80 का नंबर कम है, तो हम क्लियर कर समझ जाएंगे कि 80/GC से कौन सा डीएनए बोलेंगे? जीसी टाइप डीएनए या जीसी रिच डीएनए बोलेंगे। इसका रेशो निकालेंगे, बेस रेशो, तो क्या आएगा? 80 कम है, जीसी ज्यादा है, 80 कम है, जीसी ज्यादा है, तो रेशो लेस देन 1 हो जाएगा। और ये कौन सा डीएनए? अभी इकोले का डीएनए देखा आपने, 0.95 वैल्यू आई, मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो याद रखना है 80 टाइप डीएनए मतलब 80 ज्यादा, जीसी टाइप डीएनए मतलब जीसी ज्यादा, सिंपल, और कुछ भी ध्यान। और बेस रेशो मतलब 80/GC। इट इज कांस्टेंट फॉर a given species, it is specific, species specific। ठीक है, चलिए तो अगर हम आगे देखें, अब एक कुछ टर्म्स क्लियर करते हैं। फर्स्ट टर्म है डीनेचुरेशन एंड सेकेंड टर्म है रीनेचुरेशन। तो चलिए, डीनेचुरेशन क्या होता है, रीनेचुरेशन क्या होता है, ये भी डीएनए को लेकर के ही हम समझते हैं। हाँ, बेस रेशो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेकर के ही समझे है ना। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तो बेस रेशो निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां तो बेस पेयर ही नहीं होता है ना, इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेकर के ही बेस रेशो। चलिए बच्चे, ये एक डीएनए है, ये डीएनए देखो पूरा कॉइल्ड डीएनए है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे डीएनए को मान लो मैंने बोल दिया 100% डीएनए, और जितना भी डीएनए है सब कॉइल्ड डीएनए है, सब में हेलिक्स बने हुए हैं, है ना। अच्छा, अब इसे मैं अगर क्या कर दूं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? डीनेचुरेशन। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। सिमिलरली अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अच्छा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रीनेचुरेशन। अच्छा, ये 100% डीएनए देखो क्या था? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में था। इसको मैंने 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो ये अनवाइंड होने लगा। अनवाइंड होने लगा मतलब डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। तो 50% डीएनए देखो अनवाइंड हो गया। 65 डिग्री सेल्सियस पर 50% डीएनए देखो अनवाइंड हो गया, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो मतलब डीनेचुरेशन हो रहा है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और 94 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो फिर डीनेचुरेशन क्या हो गया? 100% डीएनए का हो गया, तो कंप्लीट डीनेचुरेशन हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और 94 डिग्री सेल्सियस पर एक एवरेज वैल्यू है, 94 तो टाइप ऑफ डीएनए पे डिपेंड करता है, एक एवरेज वैल्यू मानते हैं कि 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पर डीएनए कंप्लीट डीनेचर हो जाता है, मतलब कंप्लीटली वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। एक एवरेज वैल्यू माने कि कौन से टेम्परेचर पर डीएनए
50% क्या होता है, अनवाइंड होता है, तो बोलेंगे 65 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये भी एक एवरेज वैल्यू है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया, आपने हाई टेम्परेचर देकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया था, अब उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर दे दोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, वो डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वापस से अगर डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाए तो रीनेचुरेशन। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे थे, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हुआ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे होंगे, वापस से रीनेचुरेशन के टाइम पे वापस से नॉर्मल टेम्परेचर दे दोगे तो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे और वापस से डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए, एक टेम्परेचर होता है, उसको भी मैं डिफाइन करूं। टेम्परेचर है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए इसको। मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब TM, टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ डीएनए अनवाइंड। जो डीएनए है उसका 50% अगर डीएनए अनवाइंड हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। आप मुझे बताओ, जो एबव डायग्राम दिया हुआ है इसमें मेल्टिंग टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? हाँ, ये कितनी है, 65। तो 65 पे 50% मेल्ट हो चुका है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या हर एक डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर सेम होगा? क्या हर एक डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर सेम होगा? नहीं, ये तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीसी पेयर पे। क्यों जीसी पेयर पे क्यों डिपेंड करेगा? अरे भाई, जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जितना ज्यादा जीसी पेयर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अच्छा, आप मुझे बताइए, जीसी टाइप डीएनए और एटी टाइप डीएनए में से किसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? जीसी टाइप डीएनए और एटी टाइप डीएनए में से किसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो हम आंसर क्या करेंगे, जीसी टाइप डीएनए का, है ना, क्योंकि उसमें जीसी बेस पेयर्स ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए, हाँ एक बात ध्यान रखना है, दोनों डीएनए के अंदर बेस पेयर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पहले, फिर उसमें कंपैरिजन करेंगे कि जीसी पेयर्स जिसमें ज्यादा रहेगी। अब एक को पता चला 6.6 × 10⁹ है और एक को पता चला 4.6 × 10⁶ है, तो कंपैरिजन थोड़ी ना कर पाओगे। ऐसा थोड़ी ना नॉर्मली बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए का ज्यादा होता है और यूकैरियोटिक डीएनए का, ऐसा नॉर्मली नहीं बोल सकते, क्योंकि बेस पेयर भी तो नंबर भी इधर-उधर वेरी करेगा। पहले तो बेस पेयर सेम होना चाहिए, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, अच्छा इसमें जीसी ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आपको पहले ही मैं एक बात बता चुका हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेट इज एक बेस पेयर और दूसरी बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। बच्चे 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है, और इसको कभी हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में नैनोमीटर में लिखा जाएगा, तो 0.34 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। चलिए, डायमीटर ऑफ डीएनए इज फ्रॉम दिस फॉस्फेट टू दिस फॉस्फेट, नीचे लिखा है इट इज 20 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो इसे 2 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है बेटा कि वन बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर दूसरे के पैरेलल है, सब तिरछा लगा होता है। जैसे मैंने बोलूं कि ये वाला अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें और डायग्राम में, तो इस डायग्राम में तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर ही दिख रहा है, ये बिल्कुल इसके ऊपर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। कितने डिग्री पे, 36 डिग्री पर। फिर ये वाले न्यूक्लियोटाइड को और ये वाले न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखेंगे तो ये वाला न्यूक्लियोटाइड थोड़ा अंदर की तरफ होगा, थोड़ा अंदर की तरफ होगा, तो कितने से टिल्टेड होगा, 36 डिग्री से, 36 डिग्री से। और ध्यान रखना, वन बेस पेयर ईच स्टेप ऑफ असेंड, ये जो हर एक स्टेप है, ये वाली स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे नेक्स्ट बेस पेयर, तो ये बेस पेयर बिल्कुल ही पैरेलल नहीं है,
ऐसा नहीं कि ये G के ऊपर जस्ट ऊपर G आएगा, जस्ट उसके ऊपर C आएगा, इसके ऊपर A आएगा, इसके ऊपर E आएगा, एकदम बिल्कुल पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, एट ईच स्टेप ऑफ असेंट, हर स्टेप अगर आप चढ़ोगे तो जैसे लैडर में तो क्या होता है कि हर एक स्टेप पैरेलल होती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी टिल्टेड है। आपने कभी राउंडिंग लैडर देखी होगी, घरों के बाहर की तरफ जो पुराने घर बनते थे 1990 के आसपास, उन घरों के बाहर जब जगह कम होती है तो वहाँ राउंडिंग लेडर होती है, स्पाइरल लेडर बोलते हैं उसे, हेलिकल लेडर उसे बोलते हैं। तो वो लेडर जो होती है उसमें स्टेप्स क्या होती है, टिल्टेड होती है। तो ठीक उसी तरीके से ये टिल्टेड है, दैट इज द प्रीव्यू। चलिए ये डीएनए की बात करते हैं, चलिए डीएनए की बात करें। बच्चों इसमें ध्यान रहे आपको कि डीएनए के अंदर जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स लेंथ मतलब पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए मतलब 1 टन ऑफ डीएनए। अभी मैंने बोला आपको कि हर एक स्टेप 36 डिग्री से टिल्टेड रहेगी, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर अपनी एक्सिस पर ये कंप्लीट टर्न कब ले लेगी, तो बोलेंगे 10 स्टेप्स में, 1 2 3 4 5 ऐसे हर एक स्टेप पे 36 डिग्री अगर घूम रहा है तो 10 स्टेप जब हम चढ़ेंगे तो पूरा घूम जाएंगे, पूरा का पूरा घूम जाएंगे, 360 डिग्री घूम जाएंगे। तो बोलेंगे 1 टन, तो फिर उस पूरे 1 टन की लेंथ कितनी रहेगी, उन 10 स्टेप्स की लेंथ कितनी रहेगी, तो बोलेंगे 1 टन। यहाँ से लेकर के देखो आप यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्टेप्स हुई, तो ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट टन है। तो इस पूरे टन की लेंथ बोले या हेलिक्स की लेंथ बोले या पिच ऑफ डीएनए बोले, कितना होगा 34 एंगस्ट्रॉम, या क्या बोलेंगे 3.4 नैनो। ठीक है। चलिए बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि सर ये टर्न तो हमें यहाँ से लेकर के यहीं तक का दिख रहा है, देखो ना एक टर्न यहाँ होता है, लेकिन टर्न ऐसे नहीं देखते बेटा। टर्न कैसे देखते हैं बताता हूँ। देखो टर्न कब कंप्लीट होता है, थोड़ा सा बेसिक्स को क्लियर करिए आप। देखो जैसे मैं इस डायरेक्शन से यहाँ से चलने लगा, इस डायरेक्शन में चलने लगा और मैं यहाँ तक आया, तो क्या मैंने टर्न कंप्लीट कर लिया बताओ? नहीं, अभी मैंने टर्न कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चलने लगा था अभी इस पॉइंट पे तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं वो चलते चलते गया और वापस से मैं उसी डायरेक्शन में चलने लगा जिस डायरेक्शन में मैंने चलना स्टार्ट किया था। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि मैंने 1 टन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जिस डायरेक्शन से मैं चलने लगा था उसी डायरेक्शन में मैं वापस घूम के आया और वापस चलने लग जाऊं तो मैं कहूंगा कि मैंने 1 टन कंप्लीट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से चलने लगा, इस डायरेक्शन में चलने लगा, मैं इस डायरेक्शन में, तो मैं चलते यहाँ आया, तो आप कहोगे सर अभी तो 1 टन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन अलग है और इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर चलते जाएंगे और फिर देखो अब इस पॉइंट पर देखिए हम उसी डायरेक्शन में चलने लगे, सेम जैसी डायरेक्शन यहाँ थी उसी डायरेक्शन में वापस चलने लगे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब हमारा 1 टन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है। और 1 टन ऑफ डीएनए में कितनी स्टेप्स आई हमने देखा, तो 1 2 3 4 5 6 कितने स्टेप्स आई, 10 स्टेप्स आई। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर 10 बेस स्टेप्स मतलब 10 बेस पेयर, टोटल कितने बेस पेयर 10 हुए, तो नाइट्रोजनस बेसिस कितने, 1 टन के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं, 20। अब्रानिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 20 बेस पेयर अगर 10 है तो नाइट्रोजनस बेसिस 20। अच्छा इनमें प्यूरिन कितने होंगे, कोई बताएगा प्यूरिन कितने, इन 20 में से प्यूरिन कितने होंगे? अरे 20 टोटल है तो उसमें से प्यूरिन भी 10 होंगे और पायरिमिडिन भी 10 होंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चार्गा आपने बताया था कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। चलिए लेंथ ऑफ डीएनए आज के बाद जब भी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, टोटल बेस पेयर जितना भी दिया जाएगा क्वेश्चन में उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हो कि हर एक स्टेप के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर जितनी बेस पेयर होगी उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लेंथ को निकाल सकते हैं।
तो चलिए एक टन के लिए निकालते हैं, 1 टन में कितने बेस पर हैं 10, तो टोटल अगर उसको 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 34 इंच। तो ये फार्मूला हमें अच्छे से याद है। लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू टोटल। जो बच्चे थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं उनको तो फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, उनको पता है कि हर एक स्टेप ऑफ परसेंट में 3.4 एंगस्ट्रॉम चलते हैं, तो लेंथ को जब भी निकालना होगा तो टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम करना है। चलिए बच्चे ये भी ध्यान दो कि डीएनए के अंदर आप ध्यान से देखें, ये वाला सॉकेट देखिए आप, ये खांचा देखिए, खांचा, ये बड़ा खांचा दिख रहा है और ये खांचा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, पॉकेट ग्रूव बोलेंगे इसे हम, या सॉकेट बोलेंगे, या ग्रूव बोलेंगे, या खांचा बोलेंगे हिंदी में। तो हम बोलेंगे कि देखिए मेजर, ये बड़ा सा ग्रूव है, इसे मेजर ग्रूव कहेंगे, और ये माइनर डीप है तो इसे हम माइनर ग्रूव कहेंगे। अच्छा, ये जो ऐसे खांचे क्यों बने होते हैं, ऐसे सॉकेट्स क्यों बने होते हैं डीएनए में, तो बोलेंगे ये डीएनए को आगे चलकर के हम समझेंगे ना, डीएनए प्रोटीन से भी तो बाइंड होता है। ग्रूव मतलब खांचा, खांचा नहीं समझते, ग्रूव मतलब खांचा, सॉकेट, कहीं पर अपन चीजें घर में नहीं रखते हैं, अरे घर में दीवारों के ऊपर ऐसे वो नहीं बनाते हैं, क्रेविसेस टाइप की नहीं बनाते, संचा है ना। अरे ग्रूव, सॉकेट, खांचा कितने वर्ड मैंने बोल दिए, ठीक है। जहां पर हम कोई सी चीजें रखते हैं दीवारों पे, पुराने घर होते थे तो जिनमें दीवारों पे रखने के लिए रेड टाइप का होता है, खांचा यार, खांचा ठीक है, ग्रूव या डिप्स ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, माइनर डिप्स एंड मेजर डिप्स। तो चलिए मेजर ग्रूव ये दिख भी तो रहा है, ये क्या है, ये मेजर ग्रूव है, मेजर डिप है, और ये क्या है, माइनर डिप, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा, ये खांचे क्यों बने होते हैं, ऐसे ऐसे ग्रूव क्यों बने होते हैं, ऐसे सॉकेट क्यों बने होते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसा इसलिए बने होते हैं ताकि कोई प्रोटीन आकर के इनसे क्या कर सके, बाइंड कर सके। जैसे मेजर ग्रूव पता है कौन आके बाइंड करता है, हिस्टोन नाम के प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो मेजर ग्रूव से बाइंड करते हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का पैकेजिंग करवाते हैं, अभी आपको पता भी चलेगा। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन से बाइंड करने में मदद करता है। चलो क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2000 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, फाइंड आउट नंबर ऑफ फॉलोइंग्स: नाइट्रोजन बेसेस, प्यूरीन्स, पाइरिमिडीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट्स, राइबोस शुगर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, लेंथ ऑफ डीएनए। चलो आप मुझे बताओ, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 2000 बेस पेयर्स हैं, 2000 बेस पेयर्स हैं, तो नाइट्रोजन बेसेस का पहले सब आंसर करें। पहले किसका आंसर करेंगे, नाइट्रोजन बेसेस का। तो आप बोलोगे बेस पेयर, पेयर 2000, तो नाइट्रोजन बेसेस 4000, एक पेयर में 2 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। अब नाइट्रोजन बेसेस टोटल अगर 4000 है तो इनमें प्यूरीन 2 के 2000, पाइरिमिडीन भी 2000 रहेगा। अच्छा, अब अगर नाइट्रोजन बेसेस अगर 4000 है तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने रहेंगे, तो बोलेंगे देखो इस साइड वाले डीएनए को देखो आप, इसमें नाइट्रोजन बेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन बेसेस, तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड भी है। तो जितने नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उतने क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। तो मतलब 4000 तो 4000 न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, फॉस्फेट कितने होंगे, बोलेंगे जितने न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने फॉस्फेट भी होंगे। अब मेन क्वेश्चन आया है, राइबोज शुगर कितना होगा। अरे कृष्ण, तो मंगला ने बिल्कुल सही बताया है, मंगला ने बिल्कुल सही बताया। इन दो बच्चों के नाम लेना चाहूंगा मैं, क्या नाम है जिसने सबसे पहले बताया है, कहाँ चला गया, इतने सारे बच्चे आंसर करते हैं। अरे यार अपना वो कर रहे थे, पहले बताया था, पता नहीं किसने बताया था।
मंगला ने बताया था सबसे पहले, फिर नीरज ने बताया कि 0 आएगा, ठीक है। तनिष्का ने फिर बताया कि 0 आएगा। देखो कैसे, देखो अरे राइबोज शुगर पूछा है तो बड़ा आंसर थोड़ी ना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। राइबोज शुगर की अगर बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज। अच्छा डीऑक्सीराइबोज शुगर की एक नंबर कितने हो, बोलेंगे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि 6 न्यूक्लियोटाइड तो 6 तो 4000 न्यूक्लियोटाइड तो 4000। लेकिन राइबोज शुगर की वैल्यू कितनी होती है, 6। राइबोज शुगर नहीं होता ना, आरएनए में होता है राइबोज। चलो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बताओ, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताइए कितने होंगे, ये भी 4 के ही होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो ये भी कितने होंगे, 4000। जितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे कहाँ होगा, ये दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन में रहोगे। ये नाइट्रोजनस बेस जब शुगर से जुड़ता है तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ना, तो 6 हैं यहाँ पर, तो 6 हैं, 4000 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे तो 4000 रहेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए निकालिए फटाफट। टोटल बेस पेयर कितना है, 2000 इंटू 3.4 एमएस 6800 एमएस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना के पूछ लिया आपसे। चलिए अब कुछ बातें आपको एडिटिव याद करनी है, तो एनसीईआरटी बेस पेयर्स इन सम ऑर्गेनिज्म। अब हमने डीएनए तो पढ़ लिया है, लेकिन हम ये याद रखें कि डीएनए के अंदर कितनी बेस पेयर्स होती है ना, किसमें कितनी होती है, तो कुछ याद करते हैं। वायरस जो होता है 5 into 174 बैक्टीरियोफेज है, इसका नाम बैक्टीरियोफेज है बेटा, लेकिन ये वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। जब भी बैक्टीरियोफेज बोलेंगे तो आपको समझना है वायरस। अच्छा इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ध्यान रखना है इसमें डीएनए तो होता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो फिर इसमें बेस पेयर नहीं बोल पाएंगे, बेस पेयर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पेयर तो डबल स्ट्रैंड होती है। इसमें नॉर्मली बोलेंगे कि कितने बेसेस होंगे, सीक्वेंस रहेगा 5386। डेटा अच्छे से याद कर लेना है एनसीईआरटी का। एक और हमारे पास वायरस है लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज। इस वायरस के अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस वायरस के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 48502 बेस। तो अच्छे से याद करना वैल्यू, ठीक है। ई कोलाई की अगर बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें कितने, इसके अंदर देखो डीएनए कितना बड़ा है, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स। 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर, इतना बड़ा डीएनए। और ह्यूमन की बात करें, डिप्लॉयड सेल के अंदर 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, और हैप्लॉयड सेल्स में 3.3 into 10 to the power 9 बेस। इतने बड़े बड़े, तो ये 3 वैल्यू तो आप अभी याद करिए, ये 3 वैल्यू तो अभी याद करिए ताकि मैं क्वेश्चंस करूं आगे तो आपको पता चले। ई कोलाई में 4.6 into 10 to the power 6 और ह्यूमन में डिप्लॉयड में 6 से, एक बार डिप्लॉयड का याद कर लो, हैप्लॉयड का तो हाफ कर लेते, ठीक है। तो 6.6 into 10 to the power 9। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। चलो, और किसमें कैलकुलेट करना है, मीटर्स में। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन इन मीटर्स। जो बताएगा उसके मैं नाम लूंगा, सबसे पहले जो बताएगा उसका मैं नाम लूंगा। सही बताएगा उसका, मीटर में बताना है, मीटर में। छवि ने सबसे पहले बताया है, वेरी गुड। अभय ने बताया है, छवि और अभय ने सबसे पहले बताया है। छवि और अभय, मल्टीप्लाई नहीं करके आ रहा है। अब बताया मौलिक जैन ने बताया है, सही। आरू यादव, भूपेंद्र ने बताया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर 3.4 है। अभी मैंने वैल्यू बताई थी आपको
डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन की वैल्यू बताई थी आपको, कितनी बताई थी? 6.6 into 10⁹ और 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में वैल्यू निकालना है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2.244 मीटर। अरे हमारा डीएनए कितना बड़ा है, कितना बड़ा डीएनए है देखो हमारे पास, 2.244 मीटर का डीएनए। और इतना बड़ा डीएनए हमें हमारी कहाँ रहता है? हमारे सेल के न्यूक्लियस में रहता है। इतनी छोटी सी सेल, इतनी छोटी सी सेल में ये डीएनए रहता है, 2.24 मीटर का डीएनए। तो इतना बड़ा डीएनए, तो इसकी हमें पैकेजिंग करनी पड़ेगी, किसी न किसी प्रोटीन की मदद से इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो वो प्रोटीन कौन रहेगा जिसकी मदद से हम इस डीएनए की पैकेजिंग करते हैं और इसको न्यूक्लियस में रखते हैं? हिस्टोन इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। एक बच्चों के माइंड में बेसिक डाउट बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, हर बार बच्चे पूछते हैं, वो भी आपको क्लियर करा दूं। देखो बेटा, ये जो 2.24 मीटर का डीएनए निकाला है, ये डीएनए क्या है? ये 6.6 into 10⁹ बेस पेयर क्या है? तो हम बोलेंगे कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारे अंदर ऐसे 46 क्रोमोसोम है, 1 2 चलते गए ऐसे 46 क्रोमोसोम है हमारे पास। इसमें का भी डीएनए निकालूं मैं, इसका भी डीएनए निकालूं मैं, सबका डीएनए निकालूं, 46 के 46 क्रोमोसोम सबका डीएनए निकालूं, और सबके डीएनए के कलेक्टिव बेस पेयर को मैं क्या बोलूंगा कि ये सब मिला करके कितना है हमारे पास? 6.6 into 10⁻। और हमारे अंदर किसी एक क्रोमोसोम के किसी एक डीएनए की लेंथ कितनी नहीं है, जितने भी क्रोमोसोम है सबके क्रोमोसोम के डीएनए की लेंथ को जोड़ दें तब जाकर के 2.24 मीटर का डीएनए निकलेगा। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, लेकिन फिर भी बड़ा डीएनए है। इस बड़े डीएनए को हमें पैकेजिंग करके रखना पड़ेगा, और पैकेजिंग हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैसे करना है, हिस्टोन। एक क्वेश्चन उसके पहले और ले लीजिए। लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स दिस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अरे बेस पेयर लेंथ ऑफ बिटवीन बेस पेयर, आपको डिस्टेंस याद है नहीं? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है ना बिटवीन वन बेस पेयर, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर। फार्मूला है तो सही, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, उसी में पुट करना है वैल्यू। अभ्रनील ने सही बताया है, अभ्रनील ने सही बताया है, वेरी गुड। कुलदीप ने सही बताया है, मंगला ने सही बताया है, अभय प्रताप ने सही बताया है। गंगाधर ने सही बताया है, भूपेंद्र सिंह ने सही बताया है, केयूर सिंह ने सही बताया है, अंशुल अमन ने सही बताया है, अनिष्का ने सही बताया है। इधर देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू टोटल बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला तो याद था। क्या करें, इसमें लेंथ दी हुई है 1.36 मिलीमीटर, टोटल बेस पेयर है और ये एंगस्ट्रॉम में है, तो पहले तो मीटर में कन्वर्ट करोगे बेटा सबको। 1.36 मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.36 into 10⁻³ करोगे, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पता होगा। 3.4 एंगस्ट्रॉम को कैसे करेंगे? 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 into 10⁻6, 4 into 10⁻6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना। तो चलिए ये भी देखो, ये भी किसका डीएनए? अरे 4 into 10⁻6 बेस पेयर होते हैं, तो इतनी लेंथ निकलती हुई लेंथ किसके डीएनए की? अगर बोलो तो ई कोले की। मंगला ने ठीक बताया, ये ई कोले का डीएनए। देखो ई कोले का डीएनए भी कितना बड़ा है। ई कोले की सेल तो माइक्रोमीटर के अंदर होती है और उसमें भी डीएनए मिलीमीटर में है। तो ई कोले के अंदर भी हमें, ई कोले या बैक्टीरिया ले लें, बैक्टीरिया के अंदर भी हमें इस डीएनए क्या करना है? पैकेजिंग करनी। तो क्या वहां भी हिस्टोन का यूज करेंगे?
नहीं, वहां पर दूसरा वहां हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं प्रोकैरियोट्स में। वहां पर किसका यूज करेंगे हम? पॉलीएमीन्स का। किसका यूज करेंगे? पॉलीएमीन्स। ऐसे प्रोटीन में खूब सारे एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, पॉलीएमीन्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम, देखेंगे बाद में, देखेंगे इसी तरह। चलिए उसके पहले, पैकेजिंग के पहले कुछ बातें सीधे सीधे याद कर लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ होता है? तो बोलेंगे वायरस के लिए, अभी हमने देखा था 5x174 बैक्टीरियोफेज। बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड थे इसमें? बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड थे इसमें? 5x174 बैक्टीरियोफेज 5638 5386। इसी का बेटा 5386 है, 5386। ठीक है, चलिए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ होता है? तो ये बोलेंगे लीनियर भी हो सकता है, ये लीनियर भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है। लीनियर कहाँ होंगे? हमारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा, और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी सर्कुलर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए भी सर्कुलर। चलिए डीएनए हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के डायरेक्शन के बेसिस पर दो टाइप के डीएनए हम बताया जा रहा है। एक डीएनए है बी टाइप का डीएनए, और एक डीएनए जेड। राइट हैंडेड डीएनए कुछ होते हैं और कुछ डीएनए लेफ्ट हैंडेड। इसे ध्यान रखें। अगर मान लो इस प्रकार से कॉइलिंग हो रही है ऐसे, तो आप कहोगे कि सर ये कॉइलिंग तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई, क्योंकि ये ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरीके से, ऐसे गया, इस तरीके से घूम। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कभी ट्विस्टिंग होगी, कॉइलिंग होगी, तो बोलेंगे राइट हैंडेड डीएनए है। ऐसा डीएनए है राइट में। अगर डीएनए का हेलिक्स ऐसा डीएनए है, मान लो, एक सेकेंड, ऐसा डीएनए है जिसमें कॉइलिंग लेफ्ट हैंडेड होती है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइलिंग होती है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइलिंग होती है, तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। डीएनए बहुत प्रकार के होते हैं, ए डीएनए भी होता है, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, बहुत सारे जेड डीएनए। लेकिन वाटसन और क्रिक का जो मॉडल हमने अभी पढ़ा था, वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। तो ये आपको अच्छे से याद है, बी डीएनए। और जो कुछ भी हमने अभी डेटा याद रखा है कि बी डीएनए के अंदर 1 टन या हेलिक्स के लिए 34 एंजियोस्पर्म होती है, अभी हमने याद किया था। 1 टन के अंदर बेस पेयर स्टेन्स होते हैं, ये भी याद किया था। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 3.4 एंजियोस्पर्म होती है, ये भी याद किया था। डायमीटर ऑफ डीएनए 20 एंजियोस्पर्म होती है, ये भी याद किया। तो ये बी डीएनए के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ली, जो राइट हैंडेड डीएनए होता है। लेकिन बेटा जेड डीएनए भी मिलता है। अभी जेड डीएनए कहाँ मिलता है, पहले तो इसको क्लियर। और जो बच्चे पूछते हैं डाउट, बता देता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार का डीएनए है, मान लो ये बी डीएनए हमारे न्यूक्लियस। कहीं कहीं पर ये डीएनए क्या हो गया है, इस तरीके से जिगजैग फैशन में ऐसा हो गया। बी डीएनए ही कहीं कहीं पर ऐसा हो गया, फिर ऐसे नॉर्मल डीएनए हो गया इस तरीके से। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बी डीएनए है। हमारी सेल में ही बी डीएनए भी होता है, हमारी सेल में जेड डीएनए भी होता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी बी डीएनए है, लेकिन बीच में जहाँ जिगजैग फैशन में आ गया है, इसे हम क्या बोलेंगे? जेड डीएनए, जेड डीएनए। और ये जेड डीएनए वहां बन जाता है, हमारा बी डीएनए ही जेड में वहां कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर उसे क्या देखने को मिलता है? जहां पर प्यूरिन के बाद एडिनाइन आया, एडिनाइन के बाद थाइमिन आया, थाइमिन के बाद ग्वानिन आया, ग्वानिन के बाद साइटोसिन आया, साइटोसिन के बाद एडिनाइन आया। मतलब पहले प्यूरिन की पायरिमिडी, प्यूरिन पायरिमिडी, प्यूरिन पायरिमिडी, प्यूरिन पायरिमिडी। ऐसे प्यूरिन पायरिमिडी अल्टरनेट पोजीशन में अगर डीएनए में आने लगे, तो फिर बोलेंगे कि वहां से डीएनए चालू हो जाता है। अगर ऐसे प्यूरिन पायरिमिडी अल्टरनेट पोजीशन में आने लगे, तो बोलेंगे वहां से जेड डीएनए चालू हो जाता है। और ये प्यूरिन पायरिमिडी को मिला करके, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडी को मिला करके हम एक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं डाइमर।
प्यूरिन पायरिमिडिन के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? डाइमर। तो ध्यान रहे बच्चों, जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए रहता है जिसे हम जेड डीएनए कहते हैं, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइलिंग होती है, हालांकि ये जिगजैग पैटर्न में भी थोड़ा सा दिखता है, और साथ ही साथ में इसमें हेलिक्स की लेंथ की अगर बात करें तो हेलिक्स की लेंथ 1 टन कंप्लीट 1 टन की अगर बात करें तो ये कंप्लीट 1 टन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 445.6 हो जाएगी। और 1 टन के अंदर बेस पर कितने आ जाएंगे? 12 बेस पर आएंगे। जैसे नॉर्मल 10 बेस पर आते हैं, अब यहाँ 12 बेस पर आने लगेंगे, और 12 बेस पर में भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्यूरिन और पायरिमिडिन आने लगेगा, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्यूरिन पायरिमिडिन के एक कॉम्प्लेक्स को हम डाइमर बोलेंगे। तो 12 प्यूरिन पायरिमिडिन रहेंगे, मतलब 12 रहेंगे प्यूरिन पायरिमिडिन मिला करके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? 6 डाइमर भी बोल सकते हैं। तो 1 टन के अंदर 12 बेस पेयर्स आते हैं, और 12 बेस पेयर्स प्यूरिन पायरिमिडिन ऑल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं, तो उनको बोलेंगे 6 डाइमर्स आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर की बात करें, एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, उसके डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस रहेगी 3.75 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर अगर डीएनए की बात करें, डीएनए का डायमीटर कितना रहेगा? तो वो रहेगा 18.4 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा आपको ये वैल्यू याद अगर हो तो ठीक, नहीं हो तब भी चल जाएगा, ठीक है? नहीं हो तब भी चल जाएगा, इतना आपके एग्जाम पर से इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन बच्चे आपको ये याद होना चाहिए कि राइट हैंडेड डीएनए बी डीएनए होता है, और लेफ्ट हैंडेड डीएनए को जेड डीएनए। ठीक है, इतनी सी बात, ठीक है? बाकी आपको डेटा नहीं भी याद हो तब भी चलेगा। बी डीएनए का तो डेटा हमें याद ही रखना है, क्योंकि हमने वो वाटसन क्रिक का जो मॉडल पढ़ा है बी डीएनए को पढ़ा है, तो कोई बात। तो बाकी डीएनए ए बी भी पहले पढ़ाता था, सी भी पढ़ाता था, वो सब हटा दिया है कोर्स में हम नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए। जैसे बी डीएनए के अंदर ही बीच में जहां प्यूरिन पायरिमिडिन ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आने लग जाए तो उस सेगमेंट को हम जेड डीएनए कह देते हैं। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी करता है, और उसे जेड डीएनए कह देते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों बी डीएनए के अंदर बी डीएनए का सेगमेंट है, और बीच में कोई ऐसा सेगमेंट आ जाए जिसको दोनों डायरेक्शन से जब पढ़ा जाए, अगर दोनों एंड से पढ़ा जाए और सीक्वेंस सेम भी दिखे, तो ऐसे डीएनए को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए बोलते हैं। समझे ऐसे भी अच्छे से? जैसे ये डीएनए, ये बी डीएनए चल रहा है, बी डीएनए का सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन इस सीक्वेंस को यहां से लेकर के यहां तक आप देखिए, इस सीक्वेंस में आप पाओगे, इधर से पढ़ोगे तो यहां पढ़ोगे सी सी जी जी, इस एंड से पढ़ोगे तब भी पाओगे सी सी जी जी, फिर आगे बढ़ोगे टी ए सी सी जी जी, यहाँ भी टी ए सी सी जी जी। मतलब इस डायरेक्शन से पढ़ रहे हैं या इस डायरेक्शन से पढ़ रहे हैं, दोनों एंड से पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस सेम नजर आ रहा है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड। ऐसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे हम लिखे नितिन, तो नितिन को आप किधर से पढ़ो? इधर से पढ़ोगे तब भी नितिन, इधर से पढ़ोगे तब भी नितिन, ठीक है? हम हिंदी में लिखेंगे कनक, तो इधर से पढ़ेंगे तब भी कनक, इधर से पढ़ेंगे तब भी कनक। नवीन, हिंदी में लिखेंगे नवीन, ठीक है? तो इस तरीके से, हाँ बस बस तुम्हें बहुत सारे पता है, तो बोलेंगे कि इस तरीके से उल्टा सीधा एक समान हो जाए, तो उसी तरीके से डीएनए का सेगमेंट है, इसको इधर से पढ़ेंगे तब भी CCGG दिख रहा है, इधर से पढ़ेंगे तब भी CCGG, वही सीक्वेंस दिख रहा है, तो हम बोलेंगे मलयालम हुआ जैसे। तो ये दोनों समान एक जैसे ही दिखने लगे, एक तरीके से सीक्वेंस आए दोनों एंड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक डीएनए का क्या एप्लीकेशन है, ये मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों अब मैं आपको पैकेजिंग पढ़ाने वाला। पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग में क्या होता है, इस तरीके से हम 2.24 मीटर वाले डीएनए को छोटी सी सेल के न्यूक्लियस में फोल्ड करके रखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोटीन की मदद से ही तो डीएनए को हम पैकेजिंग करेंगे। तो प्रोटीन क्या होते हैं आपको पहले से ही पता होगा।
दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर, अमीनो एसिड्स को मिला करके जैसे ये एक अमीनो एसिड हुआ, ये एक अमीनो एसिड हुआ, ये अमीनो एसिड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इन सब एक अमीनो एसिड को दूसरे को तीसरे से आपस में बाइंड करवा दें, और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड्स को बीच में बाइंड करवाते रहे, ज्वाइन करवाते रहे और एक चेन बना दें। उस अमीनो एसिड की चेन को ही हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। अच्छा, कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में? तो हम कहेंगे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में। अच्छा, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो क्या अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं? तो बोलेंगे हाँ, बेसिकली अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है सबका मोर और लेस सिमिलर ही होता है, बस थोड़े से एक पार्ट में चेंजेस आते हैं। जैसे देखें, कोई भी अमीनो एसिड, उसमें एक एमिनो ग्रुप तो होगा ही होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा ही होगा, तो उसका नाम ही अमीनो एसिड है। तो देखो, एक एसिडिक ग्रुप रहता है और एक कौन सा ग्रुप रहता है? NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप रहता है। ये तो हर एक अमीनो एसिड में होगा, उसमें कार्बन भी हर एक अमीनो एसिड में होगा, एक हाइड्रोजन भी हर एक अमीनो एसिड में होगा। मतलब 20 टाइप के अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, उसमें इतना पार्ट तो सब में क्या रहता है? सेम रहता है। डिफरेंस किस में आता है? डिफरेंस एक R साइड चेन होती है जो एमिनो एसिड से निकलती है, उस साइड चेन के अंदर एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड वेरिएशन आता है। तो इस साइड चेन के बेसिस पर ही बच्चे हमने एमिनो एसिड्स को डिफरेंट तरीके से बांट दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। हमने कुछ एमिनो एसिड्स को बेसिक एमिनो एसिड्स कहा है, कुछ को एसिडिक एमिनो एसिड्स कहा है और कुछ को न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहा है। आपको इवन बेसिक एमिनो एसिड्स के तो नाम भी याद करने हैं, लाइसीन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? HAL, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसीन। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसीन नाम के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, वो एमिनो एसिड कैसे होते हैं? बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं। और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं। और बाकी अब ये तो 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। बाकी जो रेस्ट ऑफ 15 बचे हैं वो कैसे होंगे? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होते हैं। बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स और बताना चाहता हूँ एमिनो एसिड्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ लाइसीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कि कैसे बेसिक एमिनो एसिड होता है। देखिए, ये कार्बन है, यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप होगा, एक एमिनो ग्रुप होगा और एक ये वाला पार्ट तो समझ ही। अब साइड चेन के रूप में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इस प्रकार से लाइसीन की अगर हम बात करें तो लाइसीन में ये वाली साइड चेन, ये ठीक है, ऐसे साइड चेन है। अच्छा, अगर यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें हम, तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, सभी एमिनो एसिड में ये वाला पार्ट तो सेम रहता है। अगर हम ग्लूटामिक एसिड की बात करेंगे तो इसमें ये पार्ट आएगा, R। कोई किसी न्यूट्रल एमिनो एसिड की बात कर लेते हैं, एलेनिन की बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं न्यूट्रल के भी, तो उसमें ऐसे साइड चेन ऐसे रहेंगे। तो बच्चे, हम क्या देख रहे हैं कि साइड चेन्स के बेसिस पर देखिए, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है और एमिनो ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? बेसिक। तो ये एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। लेकिन साइड चेन्स में जब हमने देखा तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप था, बेसिक ग्रुप, एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप था, मतलब एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप था। तो नेट चार्ज, नेट कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर। नेट कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर, क्योंकि साइड चेन में एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप हो गया और उस एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप की वजह से बेसिक नेचर आता है। बच्चों, अगर एमिनो एसिड्स को आप कैसे बनाते हो? आयोनिक फॉर्म में बनाओगे तो COOH को हम आयोनिक फॉर्म में COO नेगेटिव लिखते हैं, NH2 को हम आयोनिक फॉर्म में NH3+ लिखते हैं, NH2 को हम आयोनिक फॉर्म में NH3+ लिखते हैं। तो बच्चे, अगर आयोनिक फॉर्म में इस एमिनो एसिड को लिखा जाएगा, इस लाइसिन को लिखा जाएगा, इस बेसिक एमिनो एसिड को लिखा जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, तो इस साइड चेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इन बेसिक एमिनो एसिड में कितना चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो बेसिक एमिनो एसिड्स होता है
उनमें चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। सिमिलरली बच्चे अगर एसिडिक एमिनो एसिड की बात करें तो एसिडिक एमिनो एसिड में ये वाला तो एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। लेकिन साइड चेन्स के अंदर इस बार यहाँ पर एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो नेट चार्ज इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ में जब इसको हम एसिडिक नेचर को जब हम आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे, तो आयोनिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरीके से इसको आयोनिक फॉर्म में लिखा जाएगा। आयोनिक फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो हम देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए और यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो बोलेंगे जितने भी एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन बच्चे जिनके साइड चेन में ना तो एमिनो ग्रुप रहता है ना एसिडिक ग्रुप रहता है, वो एमिनो एसिड में एक ही एमिनो होगा और एक ही एसिडिक होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो ना तो कोई चार्ज आएगा और ना कोई बेसिक हो या कोई एसिडिक नेचर होगा, तो इस तरीके से न्यूट्रल है। तो जो भी बेसिक एमिनो एसिड होते हैं इन तीनों में, इन तीनों के साइड चेन में क्या लगा होगा, बेसिक ग्रुप लगा होगा, और जो एसिडिक नेचर वाले हैं उनके साइड चेन में क्या लगा होगा, एसिडिक ग्रुप लगा होगा। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक चीज हमें समझी चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। बताओ प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन की मदद से हम पैकेजिंग करते हैं? पॉलीएमिन, ऋषिका ने बिल्कुल सही बताया है, पॉलीएमिन की मदद से। बेटा आप मुझे बताओ कि जो हमारा इकोलिक एसिड है, वो इकोलिक एसिड काफी छोटा है, उसका डायमीटर तो माइक्रोमीटर में है। देखो छोटा सा हमने इकोलिक का सेल बना लिया, ठीक है, माइक्रोमीटर में डायमीटर है। अब जो सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोकैरियोट के साथ डीएनए होता है सर्कुलर, और ये सर्कुलर डीएनए की लेंथ कितनी होती है, बड़ा सा डीएनए देखो आपके सामने बनाया है सर्कुलर, इसकी लेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.36 मिलीमीटर होती है। अगर इसको यहाँ से कट कर लें तो पूरी लेंथ निकालें तो 1.36 मिलीमीटर होती है। अब इतना बड़ा डीएनए मिलीमीटर में है और इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो देखो दिख भी रहा है, ये बड़ा सा दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है। हम इसको इसमें अभी हम इसकी पैकिंग भी नहीं कर सकते, इसकी अभी हम पैकिंग भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक बेसिक चार्ज रखने वाला एक सेकंड, हम क्या करेंगे, पॉलीएमिन्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पॉलीएमिन्स का। हम सब जानते हैं कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो पॉलीएमिन्स हैं, ये पॉलीएमिन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनका नाम ही पॉलीएमिन्स। बहुत सारे एमीन ग्रुप होंगे, मतलब बेसिक ग्रुप होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो होगा क्या, ये पॉलीएमिन्स की मदद से हम ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को फोल्ड करें पॉलीएमिन्स की मदद से, तो बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज फोल्डेड बाय पॉलीएमिन प्रोटीन। बताओ ये पॉलीएमिन प्रोटीन क्या हिस्टोन प्रोटीन है? नहीं, ये पॉलीएमिन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ये तो हिस्टोन के अलावा है जो डीएनए को फोल्ड करने में मदद करा रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये पॉलीएमिन कैसे प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन, हिस्टोन के अलावा है। एक कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक प्रोटीन, क्योंकि जो बेसिक प्रोटीन होंगे वही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज जो रहेगा पॉलीएमिन, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए को फोल्ड कराएगा इस तरह से। ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे फोल्ड हो गया, ऐसे लार्ज लूप बन गई है, देखो आप ऐसे ऐसे लूप्स बन गई है, इस तरीके से। तो इस तरीके से लार्ज लूप, इनको बोलेंगे लार्ज लूप। इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं बच्चे। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। इसे हम कहाँ रख देंगे, इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल में आप इसको श्रिंक करके रख देंगे, तो सिंपल है।
पॉलीएमिन्स ने जो फैला हुआ डीएनए था उसको श्रिंक कर दिया, उसको फोल्ड कर लिया, लार्ज लूप्स बना दी और उसको कहाँ पुट कर दिया, कहाँ रख दिया, प्रोकैरियोटिक्स में रख दिया, छोटा सा हो गया, श्रिंक हो गया वो। और इसे श्रिंक फॉर्म में जो डीएनए है पॉलीएमिन के साथ की जो डीएनए है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तुमने सुना होगा ये नाम, सुना है कि नहीं सुना है? न्यूक्लियोइड सुना है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो ये हो गया। चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे डीएनए यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे करें। यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग हम हिस्टोन प्रोटीन की मदद से करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। और हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो होगा ये भी 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा। हिस्टोन प्रोटीन भी 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन इन 20 टाइप के एमिनो एसिड्स में जो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन से एमिनो एसिड्स रहेंगे? तो बोलेंगे लाइसिन और अर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन नाम के जो अमीनो एसिड्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा रहेगा। और आप जानते हो, मैंने अभी आपको सिखाया है कि लाइसिन और अर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड्स, तो इनकी जो साइड चेन से निकली रहेगी, इनकी साइड चेन्स में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, साइड चेन्स में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसलिए हिस्टोन के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन करता है कि बताओ हिस्टोन का ही आपने हेल्प क्यों लिया डीएनए की पैकिंग करने के लिए, तो आप उसको आंसर दोगे कि भैया इसलिए लिया कि उसके अंदर लाइसिन और अर्जिनिन नाम के एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं। दे आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स, लाइसिन एंड अर्जिनिन। वो लाइसिन और अर्जिनिन की साइड चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एमिनो ग्रुप रहता है। इस वजह से हिस्टोन के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। और ये पॉजिटिव जो हिस्टोन होता है इसका बेसिक नेचर होगा, ये हिस्टोन को अब हम इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अच्छे से पॉइंट कर सकते हैं। इसलिए हमने हिस्टोन की मदद ली। किसने मदद ली? डीएनए की पैकिंग करने में। कहाँ पर पैक करना है डीएनए को? न्यूक्लियस के अंदर हमें पैक करके रखना है। तो फंक्शन ऑफ हिस्टोन इज डीएनए पैकेजिंग। तो बच्चे अब हम कल पढ़ेंगे। 2 मिनट आज मैंने आपको दे दिए एक्स्ट्रा, खुश रहो आप इसलिए, ठीक है। मैं आपको हमेशा टाइम से छोड़ता हूं। डीएनए में नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट बेस पेयर क्या होता है?
ही खाना खा लिया था संपन्न का। हाँ, अंदर
अंडा है करके हाँ क्या हाँ किलो 1 किलो चीनी ले लेना या 2 किलो कैसे देता है 2 किलो चीनी ले लेना और चना दाल ले लेना 1 किलो और उसका महीने का भी पैसा है। किसका आटा वाला 30 रुपए है और सुबह का 20 रुपए। कौन आटा 30 रुपए पिछली बार आटा समझे नहीं थे तो अपना पैसे कम पड़ गया था इस बार की नहीं याद होगा तो मत देना चला और पैसा देता है तो क्या की होती है याद कराओगे अब 20 रुपए का चिकन है आज सुबह 5 रुपए का चिकन ये लाए थे मखाना लाए थे और आटा लाए थे तो 120 रुपये अब दी थी हाँ तो 142 हुआ था मखाना कितने का था 100 ग्राम का 90 रुपये 900 रुपये किलो आज वाला कुछ बोलते थे ना वाला याद और भी नहीं याद होगा तो नहीं देना है ना जो दे दो और ले लेना 1 किलो चिकन या 2 किलो चीनी ले लेना और वो ले लेना क्या कहते हैं चना दाल और क्या लेना था एक तो माचिस ले लेना तो आटा उसका लेना है करने के लिए पहले तो आटा रख लो ना अगर सब्जी भी सैकड़ी रुपये की तो सब्जी भी ले आते इतना मेहनत से बनाया देखो एक बार खा गया ना तब तो समझ होना चाहिए